नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी कोचिंग क्लासेस पर जो आर्मी के बैच चल रहे हैं उनमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं करने के लिए 50 प्रश्नों का, जिसमें उनकी इंडिया जी के, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन हैं। उनमें से मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन हम हल करेंगे। बाकी जीके और साइंस के बच्चों को क्लास में सर डिस्कस कर भी रहे हैं और हम जल्दी ट्राई करेंगे उन क्वेश्चनों को भी अपने यूट्यूब पर लेके आएंगे। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स के क्वेश्चन जो हमने कल थर्ड जो टेस्ट लिया था, तीसरा पेपर जो दिया था उसके आंसर है। तो देखिए आप अपना देखो पेपर में स्टूडेंट्स जिनके पास पेपर है उसमें क्रमांक अलग रहेगा। इसमें मैंने क्या क्वेश्चन क्रमांक 1 से ले लिया है। आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 30 कुछ ऐसे है, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 256 की घात 3/8 ये दिया हुआ भाई। इसका मान क्या होगा? देखो 256 आधार में है और घात में है 3/8। घात का मान जब भी बटे में आ जावे ना तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर बटे में जो घात है वो घात हमें भी यहाँ बनानी है ताकि कट जावे, और ये हमेशा बनेगी, ऐसी घात बन जाएगी ताकि काट सके हम। तो 256 जो है ना, देखो 16 का स्क्वायर भी है, इसको हम 16 की घात वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 से पूरा कटेगा नहीं, हम चाहे कि पूरा ही कट जावे। तो 256 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की घात के रूप में इसको लिख सकते हैं हम। आप देखिए आप 2 की जो घात 1 क्या होती है? 2 की घात 2 क्या होती है? 4, 2 की घात 3 होती है 8। अब देखो इसमें डबल होता है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इस बार कंटिन्यू कर सकते हैं हम। 8 का डबल 16, उसका डबल 32 का फिर डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, उसका डबल 1024। ये सभी 2 की घातें हैं। 2 की घात 1 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 2 की घात 10 तक अपना ये है। हमें ये देखना है कि 256 जो है ना वो 2 की घात कौन सी है। तो देखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 256 2 की घात 8 है। 256 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 8 और ऊपर घात अपने पास है 3/8, ठीक है। अब 2 की घात 8 भी है और 2 की घात 3/8 भी है। तो घात पे घात अगर लगातार आ जाए तो क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा करेंगे हम। घात पे घात आपस में गुणा होती है दोस्तों, तो गुणा कर दिया। अब ये 8 ऊपर है, ये 8 नीचे है, तो 8 से 8 को काट दिया। अपने बच्चे हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 बचा केवल। और 2 की घात 3 मतलब 2 का जो क्यूब है वो कितना हो गया? 8। 2 का क्यूब 8 हो गया। तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 8। ऑप्शन बी अपना आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला अपना क्वेश्चन देखिए आप। 2 की घात ये इस प्रकार देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2 की घात 3 और उस पर घात 4 और है, ठीक है। और दे रखा है 2 की घात 3, फिर ब्रैकेट लगा दिया, कोष्टक लगा दिया यहाँ पर, उसकी घात है फिर 4। ये पर्सन है। ये कहना चाह रहा है कि इसमें और इसमें जो बड़ा कौन है, इन दोनों में किसका मान ज्यादा है, कौन संख्या बड़ी है पता करना हमें। तो देखिए इनको जमा लेते हैं एक बार। आधार में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इनकी घात चेक कर लेते हैं। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो जब कोष्टक आ जावे, कोष्टक है और कोष्टक के अंदर इसमें घात है और ऊपर भी घात है, तो ये दोनों घातें 2 की है। ये घात 3 किसकी है? 2 की। ये घात 4 किसकी है? ये भी 2 की है, क्योंकि कोष्टक 2 पर लग रहा है, ठीक है। तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है। जब एक ही संख्या की लगातार घातें आ जावे तो आपस में गुणा हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे हम? 2 की घात 4 3 12, 2 की घात 12 आ गई, ठीक दोस्तों। ये है 2 की घात 12। यहाँ देखते हैं, यह ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, इसको हम देखेंगे ना तो 2 की घात 3 और 3 की घात 4। ये घात 4 3 की है और ये घात 4 2 की थी यहाँ पर, क्योंकि कोष्टक के ऊपर लगी हुई है और कोष्टक में 2 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 की घात 3 है, 3 की घात 4 है, तो इसको क्या करेंगे हम? 2 और 3 की घात 4, 3 की घात 4 कर दो। 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यों बताया अपने 27, और घात 4 हो जाएगी 81। 3 की घात 4 हो जाएगी दोस्तों 81। 3 को जब 4 बार लेके इंटू करेंगे ना तो अपना आ जाएगा 81। 3 3 का 9, 9 27, 27 81। तो 3 की घात 4 हो गई 81। अब आप देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये 2 की घात 81 है, 2 की घात 12 ही है, तो बड़ी ये वाली संख्या है। तो ये मतलब ये संख्या अपनी बड़ी हो गई। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अपना आंसर है। ये एक ऑप्शन है समान है, समान नहीं है, ध्यान रखना, आप अलग अलग है। तो अपना आंसर से आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन वही जो उन पेपर में दिए आपको करने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा हमें -1 की घात -1। देखो दोस्तों इसमें दे रखा हमें -1 की घात -1, इसका मान ज्ञात करना है हमें। देखो दोस्तों घात कभी भी माइनस में आ जावे,
तो उसका क्या करते हैं हम, एक बार कुछ समझते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 5/2 की घात -2, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, घात जब भी माइनस में आ जाए तो घात को माइनस से प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये घात भी -2 है, इसको हमें करना है +2। घात का चिन्ह बदलने के लिए आधार जो उसको पलट देंगे हम। पलटने का मतलब है कि अंश हो जाएगा हर और हर हो जाएगा अंश, इसको पलट दिया तो ये हो गया 2/5 और घात माइनस की प्लस हो गई। तो जब भी घात माइनस से प्लस करने के लिए, ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए हम आधार को पलट देंगे। तो ये हो गया, देखो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम, अपने पास को संख्या दे रखी है 1/5 की घात -3। तो क्या करेंगे, घात को माइनस से प्लस करने के लिए आधार को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 5/1 की घात -3 है, ये प्लस हो गई अब, क्योंकि हमने आधार को पलट दिया। आधार को वापस पलटेंगे तो वापस माइनस की हो जाएगी, तो अभी हमने माइनस को प्लस कर दिया। अब 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, 125 हो गया 5 की घात 3, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और बटे 1 का कोई सेंस है नहीं, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपना आंसर आ गया 125। ठीक है, इसी प्रकार एक संख्या और लेते हैं हम। जैसे अपने पास एक संख्या दे रखी है 2 की घात -2। ठीक है, 2 की घात -2 दिया। अब इसको पलटना हमें, लेकिन नीचे तो कुछ संख्या है ही नहीं, तो नीचे 1 मान लिया हमने, नीचे मान लिया 1, इसको कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, घात माइनस है, इसको करनी है हमें प्लस, तो इसको पलट देंगे 1/2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर रहेगा 1/4। ठीक है, इसी प्रकार ये अपना प्रश्न है, इसमें देखना आप बटे में कुछ है नहीं, तो बटे में 1 मान लिया। ठीक है, अब -1 है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इस माइनस को प्लस करने के लिए घात का चिन्ह बदलने के लिए आधार को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 1/-1 और घात 1 माइनस की प्लस हो गई। अब 1 में -1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, और ऊपर घात 1, और -1 की घात -1 ही होता है। किसी भी संख्या घात 1 आ जाए तो जो अंदर वो संख्या आएगी -1, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -1। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें देखो एक सरलीकरण का क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है, कोष्टक में कोष्टक दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, अगर कोष्टक में कोष्टक आ जाए, जैसे अपने पास एक बड़ा कोष्टक है, उसमें आएगा मंजिला कोष्टक, ठीक है, उसमें आएगा छोटा कोष्टक। तो नियम ये होता करने का कि सबसे पहले जो अंदर वाला कोष्टक है, जो सबसे छोटा, उसको हल करेंगे, ये हल हो जाएगा, हल होके ये हट जाएगा, हल करेंगे, जो भी इसमें माइनस प्लस जो भी करना है हल करके हट जाएगा। इसके बाद आएगा मंजिला कोष्टक, इसमें जो भी संख्या है उनको हल करके और हटा देंगे, इसको हल करते ही इससे बाहर निकल जाएगी संख्या है, और लास्ट में बड़ा कोष्टक हल हो जाएगा। बड़े कोष्टक में जो भी संख्या सारी हल हो जाएगी। तो अपने पास देखो सबसे पहले हम हल करते हैं छोटे कोष्टक को। छोटे कोष्टक में अपने पास है 7.1 -5.4 और -3.5। सिर्फ इतना सा हल करना है केवल, इसका जो मान आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे बाद में। अब इसमें 7.1 तो है प्लस का, 5.4 माइनस है और 3.5 भी माइनस है, तो माइनस संख्या अलग जुड़ जाएगी, प्लस की अलग अलग होगी। तो 5.4 और 3.5, देखो इसमें क्या करते हैं हम, दोनों जोड़ दो, देखो 4 और 5 कितने हो गए भाई, 9, और 5 और 3 हो गए 8, ये 8.9 हो गया। और आगे क्या है 7.1 और बीच में माइनस का चिन्ह है। हम छोटे कोष्टक की बात कर रहे हैं केवल। अब 8.9 में से घटाओ 7.1, 9 में से गया 1, 8 में से गया 7, तो 1.8। तो छोटे कोष्टक में 1.8 आ गया, लेकिन चिन्ह इसमें माइनस का है, तो संख्या माइनस की बढ़ी है भाई। यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 1.8 आएगा छोटे कोष्टक में। ठीक है, अब छोटे कोष्टक को खोल रहे हैं हम, खोलते देखो बाहर माइनस है, छोटे कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस। एक काम करते संख्या को लिख लेता हूँ मैं, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो लिख लेता हूँ। देखो मैंने लिखा पहले 0.9, फिर माइनस मंजिला कोष्टक 2.3, ठीक है, माइनस 3.2 माइनस, अब है छोटा कोष्टक, इसको हल कर चुके हैं हम, इसका मान है अपने पास माइनस का 1.8, ठीक है, और ये मंजिला कोष्टक। अब हम कोष्टक खोल रहे हैं, तो 0.9 माइनस मंजिला कोष्टक 2.3 माइनस 3.2, इसको खोला भाई मैंने। इसमें देखना आप कोष्टक के बाहर कुछ चिन्ह आ जाए या संख्या आ जाए तो उससे गुणा होती है, तो इसके बाहर माइनस इससे इंटू होगा,
तो माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1.8, और ये छोटा कोष्टक हल हो चुका है, इसको हटा दिया हमने। अब बच्चा अपने पास मंझला कोष्टक। ठीक दोस्तों, अब मंझला कोष्टक में देखो 3 संख्याएं हैं जिसमें 2 तो है प्लस की, एक माइनस की, तो प्लस की जोड़ लो आप। 23 और 18 जोड़ दिया तो ये आ गया 41। ठीक है, दोनों जोड़ दिया, बीच में पॉइंट 1 है, माइनस 3.2, ये अपना चल रहा है मंझला कोष्टक, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब 41 में से घटाए 32 तो क्या बचेगा 9, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो पॉइंट 9 आ जाएगा, और पॉइंट 9 आएगा प्लस का, संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की छोटी है, तो अंत में अपने पास क्या बचा भाई, अपने बचा लास्ट में देखो 0.9 ये माइनस, और मंझला कोष्टक का जो मान आया है वो आया है 0.9, इस पूरे को हल करने पर आया है 0.9, ये लिख दिया मैंने 0.9। अब 0.9 और 0.9 दोनों सेम अंक है, संख्या बराबर है, और चिन्ह बीच में माइनस, तो इनको काट सकते हैं हम। यहाँ पर ये देख लो कि 0.9 में से 0.9 घटा दिया तो क्या आ गया अपने पास 0, 0 अपना आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा बी, 0। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन अगर उतारना चाहो आप तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और आराम से उतार सकते हो बाद में। तो पिछला क्वेश्चन उतारना चाहो तो इसको थोड़ा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये प्रश्न नंबर 4 है, इसका अगला क्वेश्चन अपना है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए। इसमें दे रखा हमें एक आयत की लंबाई 18 सेमी है एवं चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके परिमाप एवं क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करो। परिमाप क्षेत्रफल अंतर ज्ञात करना है तो दोनों को कर लेते। देखो इसमें परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप समझते हो आप, आयत जो होता है, आयत की जो चारों ओर की लंबाई है वो कहलाएगी परिमाप, चारों भुजाओं को योग कहलाएगा परिमाप, और अंदर से जो भरा हुआ भाग है वो कहलाएगा क्षेत्रफल। तो हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप का अंतर निकालना है, सूत्र हमें पता है, हम पहले निकाल लेते परिमाप। परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये अपना आयत का परिमाप का सूत्र है। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 18, चौड़ाई कितनी है 15, निकाल कर लो। 2 इंटू कोष्टक की कोई चिन्ह नहीं तो इंटू लगाएंगे हम, और 18 और 15 हो गए 33, 33 दूनी 66, तो इसका परिमाप आ गया 66। इसके चारों की लंबाई कितनी आ गई 66, ये तो हो गया परिमाप। अब हमें निकालना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई अपने पास है देखो 18 और चौड़ाई कितनी है 15, गुणा कर लो इनको, 18 को इंटू किया 5 से, 18 5 90, हासिल के 9 लग गए, 18 को 18, 18 9 27, 2 70। तो ये तो है क्षेत्रफल और ये है परिमाप। अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, अंतर निकाल रहे हैं, तो 270 में से घटाएंगे हम 66 को, माइनस 66 कितना बचेगा भाई, 70 में से 66 गए तो 4, 204 अपना आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर आ जाएगा 204, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये बोल रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर, तो परिमाप निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों अंतर ज्ञात कर दिया बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दे रखा है 1.5 7.5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज का सवाल है। तो ये कह रहा है हमें 1.5 जो है ना 7.5 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। ठीक, कितना परसेंट ज्ञात करना हमें। तो देखिए दोस्तों 1.5 7.5 का, तो जिसके का लगे ना वो संख्या आएगी बटे में, और जिसको ज्ञात करना वो आएगा ऊपर। ये बोल रहा है 1.5 कितना है, 1.5 तो ये ऊपर आएगा, जिसका पूछ रहा है वो तो ऊपर आएगी संख्या, और जिसके का लग जाए वो संख्या जाएगी नीचे। और क्या ज्ञात करना हमें, परसेंट। किसी भी संख्या को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कर दिया इंटू 100 और ये बदल गई परसेंट में, बस हो गया। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ऊपर नीचे बटे में अगर पॉइंटों का अंक बराबर हो, एक अंक बाद है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं हम। अब 15 से काट दिया 75 को 5 बार, और 5 से 100 को काट दिया हमने 20 बार, तो अपना आंसर आ गया 20%। अपना उत्तर आ जाएगा भाई ऑप्शन ए 20%। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये सभी आर्मी लेवल के क्वेश्चन ही है, ज्यादा लेवल नहीं लिया हमने, और ज्यादा मीडियम भी नहीं है और नहीं है, लो लेवल की, मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा लो भी नहीं है
हाई भी नहीं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन लिए हमने, क्योंकि आर्मी में ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आर्मी लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए आप, इसमें दे रखा है 0.008 को परसेंट बदलो। 0.008 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत बदलना है। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर दो, इंटू 100 कर दिया और ये हो गया परसेंट। बस हल करो इसको, ये हटाए पॉइंट, ये पॉइंट 3 अंक बाद है, नीचे 3 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो गया 8/1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बचा क्या अपने पास? 8/10%। उत्तर देख लो, अगर बटे में तो बटे में ले आएंगे, पॉइंट में तो पॉइंट में ले आएंगे। उत्तर देख लिया करो पहले, बिन में है तो बिन में काट लेंगे, और अगर दशमलव में कर लेंगे तो अपना ऑप्शन दशमलव में बदल दो, एक अंक छोड़ के लगाएंगे पॉइंट, ये हो गया 0.8%। ठीक है, ये उत्तर आ गया 8.8%। अगर ऑप्शन बिन में होते हैं बटे में तो उसको 2 से काट लेते हैं हम, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो 4/5% भी सही है, ये भी सही है, ये बिन के रूप में है, दशमलव के रूप में, जैसा ऑप्शन है वैसे कर देंगे। ठीक है, अब चलते देखो आगे, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है सेक कोसेक 60 का मान क्या होगा? कोसेक 60 का मान, इसके लिए दोस्तों आपको जो साइन कोस की सारणी वो याद रखनी होती है। इसमें देखो 3 आपने जो मान काम में आते हैं, ये आते हैं साइन, कोस, टेन और कोसेक सेक। इनका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। अभी हमें पूछ रहा है ये कोसेक 60 का मान, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कोसेक 60 पूछ रहा है ये, तो कौन होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप सारणी को याद होगी शायद आपको, वरना मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, इसका मान होगा √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब हमें देखो मान निकालना है कोसेक का, और हमें पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। अब कोसेक पहले आप साइन 60 का निकाल लो, उल्टा कर लेंगे फिर, तो हम पहले क्या करेंगे? साइन 60 का मान, इससे क्या सारणी पूरी नहीं बनानी पड़ेगी हमें, अपने साइन 60 को निकाल के उसको उल्टा कर लेंगे। साइन 60 का मान है अपने पास √3/2, √3/2। अब कोसेक जो है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। वरना आप सारणी पूरी बना के भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो 3 मान याद रख लो, केवल साइन, कोस और टेन। कोसेक 60 का पूछ रहा है तो साइन 60 के याद कर लिया हमने और उसको उल्टा कर दिया, तो अपना आ गया 2/√3, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है? देखो 65 के पूरक कोण का मान क्या है? 65 डिग्री जो उसका पूरक कोण क्या है, पूरक कोण पता करना है। दोस्तों देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक कोण और संपूरक कोण, तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री है वो तो कहलाएगा पूरक, जिनका योग 90 डिग्री है वो पूरक है, और जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री है वो कहलाएगा संपूरक, जिनका योग 180 डिग्री है वो हो जाएगा संपूरक। अब प्रश्न ऐसे बनते एग्जाम में, जैसे आपको बोल दे कि एक कोण 30 डिग्री, उसका पूरक कितना होगा, तो 90 में से घटा लेंगे हम, तो उसका पूरक 60 डिग्री है। ठीक है, तो पूरक संपूरक में ध्यान रखना हमें। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पूरक का योग 90 है या संपूरक का योग 90 है, तो ध्यान रखना आप। इसमें देखो पूरक और संपूरक, इसमें जिसके अक्षर कम है, जो छोटा है उसका मान छोटा होगा। देखो पूरक में 3 अक्षर है तो ये छोटा है, इसमें मान 90 डिग्री रहेगा। संपूरक में बड़ा है तो इसका मान 180 है। मतलब कंफ्यूज होगा ना कि पूरक का 180 वाला है या 90 वाला है, तो छोटे वाला का 90 और बड़े वाला का 180। अब आपको जैसे बोल दे कि 130 डिग्री है का संपूरक कोण क्या होगा, 130 का संपूरक, तो 180 में से घटा लेंगे हम 50। आप बताना मुझे 10 डिग्री है का पूरक कोण ज्ञात करना है और 10 डिग्री का संपूरक भी ज्ञात करना है हमें, संपूरक भी ज्ञात करना है। तो पूरक में तो क्या करना है, 90 में से घटाएंगे और संपूरक में 180 में से घटाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि पूरक में 3 अंक है तो छोटा अक्षर है ये, इसमें 4 है तो बड़े बड़े में बड़े लेना, छोटे में छोटा लेना। इसमें तो आ जाएगा 80 आंसर, तो इसका आ जाएगा 170 आंसर। ठीक दोस्तों, ये 170 लिखा मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देखिए आप 10। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया हुआ हमें किसी कूट भाषा में नंबर को PSOZGP लिखा जाए तो उसी भाषा में
मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो इसको लिख लेते एक बार। हमें दिया हुआ इसमें नंबर NUMBER, ठीक है। इसका कोड हो रहा है PSOZGP, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्रमांक लिख लिया, आप क्रमांक लिख लीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्रमांक लिख रहा हूं मैं, देखो क्रमांक लिख लेते हैं इनका। ये जो है एन का क्रमांक है 14, यू है 21, M 13, B 2, E 5, R 18। आगे देखिए इसका जो कोड बन रहा है इसमें क्रमांक P का 16 हो गया, S 19, O है 15 पर, और Z है 26, G 7 और P है 16। ये सारे क्रमांक लिख लिए हमने। अब क्रमांक को ढंग से देखो आप, इसमें पता चल जाएगा कौन कितना बढ़ रहा है घट रहा है, इसमें आइडिया मिल जाता है। इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो पहला जो अक्षर है पहले से संबंध रहेगा, सेकंड का सेकंड से, तो ऐसे लॉजिक लगाना पहले तो। लेकिन पहले से पहले अगर नहीं बैठे तो उसको फिर पीछे से चेक करेंगे हम। तो हम पहले आगे से चेक कर लेते हैं। देखो 14 का हो रहा है 16, तो यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं। 21 का हो रहा है देखो 19, यहाँ -2 हो रहे हैं, ठीक है। 13 का हो रहा है देखो 15, यहाँ +2 हो रहा है। तो श्रृंखला बन रही है, +2 -2 +2 बैठ रहा है अपना सवाल। अगर नहीं बैठेगा तो हम पीछे से और चेक कर लेंगे। देखिए आप आगे 2 का हो रहा है देखो यहाँ पर 26। अब देखो ये तो है 2 और ये 26, इसमें देखो 2 बी पर है और ये Z है, इसमें क्या दे रखा है हमें, इसको देखना। अब वर्णमाला में अगर हम माइनस करेंगे ना तो B के बाद में A रख के तो वापस Z आ जाएगा। जैसे देखिए वर्णमाला अपने पास ये लिखी मैंने A B C D इस प्रकार। अगर मुझे C में से 2 कम करने हैं तो 1 और 2 A आ जाएगा, और अगर B में से 2 कम करने हैं तो 1 और दूसरा क्या आ जाएगा फिर Z। 3 कम करना हो तो 1 2 और Z के बाद पहले क्या आ जाएगा वही, तो A के बाद वापस Z आ जाएगा। और हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो Z के बाद वापस A आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो B से Z हो रहा है तो मतलब -2 हो रहा है, 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। 5 का हो रहा है देखो 7 तो +2, 18 का हो रहा है 16 तो -2। अपने लॉजिक समझ में आ चुका है, इसमें लॉजिक लग रहा है +2 -2 +2 -2। अब यही काम इसमें कर देंगे हम, हमें मॉनिटर का याद करना है। तो इसमें करेंगे हम सबसे पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, इस प्रकार चलेंगे। तो M में करेंगे +2, तो M देखो 13 पर है, 13 और 2 कितने हो जाएगा 15, 15 पर O है। देख लो किस ऑप्शन में O आ रहा है, O ऑप्शन A में आ रहा है और B में आ रहा है, तो अपना ऑप्शन C D तो हो गया कैंसिल। उत्तर A और B में से ही है। आगे चेक करते हैं, O है देखो 15 पर, 15 में 2 कम किए तो 13, 13 पर M है, तो देखो M किस में आ रहा है, O M इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से भी पूरा कंफर्म नहीं हो पाया। आगे चेक करते हैं, N में करेंगे हम +2, तो N है देखो 14 पर, 14 और 2 16, 16 पर P है, तो P पर क्या जाएगा अपने पास, ये P आ गया, मतलब इसमें तो O M P दोनों में ही है। आगे चेक करते हैं, आगे देखो इसमें G आ रहा है और इसमें H आ रहा है, भी पता चल जाएगा कौन सा सही है। आगे देखते हुए पहले +2 किया था, -2 +2, अब करेंगे वापस -2। आइए 9 पर, 9 में से 2 घटाए 7 और 7 पर आता है G, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। पूरा चेक कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं खराब करना है। जो ऑप्शन कैंसिल कर ही दिया, अब सारा करने के बजाय मैं अपना आंसर पकड़ में आ चुका अपना A, तो A अपना उत्तर है। बाकी आप आगे चाहो तो पूरा कंटिन्यू कर लेना। आगे चलते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा हमें, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर बिंदु पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। देखो मीनार के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो एक सीधी रेखा खींचनी, ये तो होगी मीनार, ठीक है। और मीनार में देखो प्रश्न कह रहा है हमें मीनार के आधार से, ये जो मीनार है इसका ये तो कहलाएगा शिखर ऊपर और नीचे कहलाता आधार, इसको शिखर बोलते हैं या चोटी बोलते हैं, और ये हो गया आधार। अब प्रश्न हमें कह रहा है कि मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, तो आधार से ये दूरी मान ली मैंने 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु मान लिया, ठीक है। बिंदु पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब ये जो मीनार की चोटी है ना, यहां से इस बिंदु का जो कोण है वो कोण दिया हुआ है हमें 30 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। हमें ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। अब चित्र में देखो आप, ये जो ऊंचाई है तो हो गया लंब, और हमें क्या दे रखा आधार, और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। आधार और लंब किस में होता है, ये होता है tan थीटा में। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे बता दूंगा। tan ये लाल कक्का जो लिख के आप जानते हो करते हैं सब, उसमें लंब और आधार होता है tan में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। थीटा का मान 30 है, tan थीटा बराबर थीटा का मान 30 दे दिया हमें, तो tan 30 बराबर लंब का मान क्या भाई
लंब का मान हमें ज्ञात करना है और आधार का मान क्या है 20। अब मान रखो tan 30 का मान होता है 1/√3 और लंब बटे हुए 20। अब वज्र गुणा कर दो आप, 20 को इधर पक्षांत कर दिया, ये हो जाएगा L बराबर 20/√3। अब देख लो अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना इसका परिमीकरण करेंगे फिर तो 20/√3 ऑप्शन में है क्या? कहीं नहीं अपने ऑप्शन में, कोई बात नहीं। देखो जब बटे हुए √3 आ जाए ना, बटा हुआ रूट नहीं होना चाहिए, रूट को ऊपर ले जाना हमें, तो बटे में रूट आ जाए तो क्या करेंगे हम? इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो कहलाता है परिमीकरण। अपने पास 20/√3 है, बटे हुए √3 हटाने के लिए इसी √3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो हो गया 20√3 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, ये अपना आंसर देखो आ रहा है कोई 20, ये आगे देखो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बटे में रूट है तो उसको हटाने के लिए हम करेंगे परिमीकरण, और परिमीकरण का मतलब है कि बटे में जो रूट है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसी रूट से। √3 तो √3 से ऊपर नीचे, √2 तो √2 से ऊपर नीचे, तो अपना आंसर आ गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चीज देखो दोस्तों, इसके अंदर ये tan का जो मान है ना, ये मीनार का जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें हमेशा लंब और आधार का ही प्रश्न बनता है, और इसमें कोण 3 ही काम में आएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, सिर्फ 3 कोण काम में आते हैं। इनको याद कैसे रखना आपको? एग्जाम में सारणी बनाने टाइम मिलता नहीं है, 3 चीज याद रखनी है हमें। देखो ज्यादा काम में आएगा tan थीटा, क्योंकि लंब देकर आधार पूछते हैं, आधार देकर लंब पूछते हैं, अधिकतर आता है। इसमें 3 कोण है, 30 डिग्री, 45 और 60। 0 डिग्री नहीं बनेगा त्रिभुज में, और 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो 30, 45, 60 3 ही कोण आएंगे केवल। इसमें tan 45 का मान होता है 1, याद रह जाएगा आपको आराम से, 1 रहता है। अब बचे 30 और 60, इसमें 1 का मान तो है √3 और 1 का मान है 1/√3, ये याद रखना आप। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि 30 डिग्री जो कोण है ना, उसका मान दोनों में से कौन सा है? √3 है या 1/√3 है? तो आप मुझे बताओ एक बार कि √3 और 1/√3 में से बड़ी संख्या कौन सी है? बटे में वो छोटी होती है, जो वो ऊपर है वो बड़ी है। जैसे 2 और 1/2 में 1/2 छोटा है और 2 बड़ा है, इसी प्रकार 1/√3 तो है छोटा, ठीक है, और √3 है बड़ा। अब √3 और 1/√3 है अपने पास, और यहाँ कौन कौन से? 30 और 60। अब जो कोण छोटा है उसका मान यहाँ छोटा होगा 1/√3, और जो बड़ा है उसका मान बड़ा होगा √3। बस इस प्रकार tan के तीनों मान याद रखने में, सारणी बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, इससे अपना काम हो जाएगा। अब चलते देखो आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 12। सिंपल प्रश्न है, देखिए एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो ये कार की चाल दी हुई है हमें और ये समय दिया हुआ है, हमें ज्ञात करनी दूरी। तो दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय, चाल को और समय को गुणा कर देंगे। लेकिन गुणा करने से पहले एक चीज देखनी है, इनका मात्रक सेम है या नहीं है। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में और समय भी घंटे में, तो इनके इकाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा होता है कि ये तो होती मीटर सेकंड में और वो होता घंटे में, तो इसको बदल के में इकाई सेम करनी पड़ती है, लेकिन ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है हमें। तो देखो चाल तो होगी अपने पास 45 और समय अपने पास है 3, गुणा कर दिया तो अपना आ गया 135 किलोमीटर। परसेंट किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उत्तर भी किलोमीटर में आएगा, और सवाल मीटर सेकंड में होता है, उत्तर मीटर में आता है अपना, तो 135 किलोमीटर, ये उत्तर डी आ गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। दिए गए चित्र में कोण BOC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कोण BOC का मान ज्ञात करना हमें। तो चित्र में देखिए आप, BOC कहां पर? ये है BOC, ठीक है। अब इसमें 3 कोण दिए हुए हैं, 85, 36 और x। 3 कोण एक ही रेखा पर है, इनको बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। एक ही रेखा पर बने हुए कोणों को रेखीय युग्म कोण बोलते हैं, और इन सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 3 कोण है, इन 3 कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें 2 कोण तो पता है और तीसरा ज्ञात करना है हमें। तो देखो 85 प्लस 36 प्लस x, इन तीनों का योग 180 है। इन दोनों को जोड़ के पक्षांत कर दो उधर, तो ये 6 और 5 देखो, ये 11 हासिल के 1, ये हो गया 91, ठीक है। 6 और 5 11 का हासिल के 1 लग गया ना, 8 और 3 ये हो गया 11 और 1 12, 121 प्लस x बराबर 180। अब पक्षांत कर दिया, x बराबर 180 माइनस 121, तो इसका आ जाएगा देखो अपने 59 अपने ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये लाभ वाले टॉपिक से है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत है, लाभ परसेंट निकालना में। देखो ये कह रहा है इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेच रहे हैं हम, और क्रय मूल्य जितने में खरीद रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। इसमें बटे में जो संख्या है उसको मानेंगे हम क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपना 4। ये चीजें क्लास में समझा चुके हैं पहले कि जब टॉपिक और जिन्होंने नहीं पढ़ा वापस पढ़ ही लेना वैसे भी। तो इसमें देखो बटे में जो संख्या है वो कहलाएगी अपने पास क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 3 है, तो विक्रय मूल्य इसमें ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 में वस्तु खरीदी और 4 में बेच दी, तो लाभ वो हानि हुई। कम में खरीद कर ज्यादा बेच रहे हैं तो लाभ हो गया। कितना हुआ लाभ? लाभ हो गया 1 का लाभ हो गया हमें। अब ये निकालना लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पर। भाई एक जो लाभ है ना वो 3 का कितना परसेंट है, ये करना हमें। 3 रुपये पर 1 रुपया लाभ है, तो 1 3 का कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है। तो कर लो आराम से। देखो 1 बटे हुए जिसका का लगे वो संख्या देगी नीचे, बटे हुए 3, और परसेंट ज्ञात करने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। ये अपना परसेंट में लाभ आ जाएगा। अब काट लो इसे, 3 से काट दिया, 3 3 9 बच गया 1, फिर 3 3 9 फिर 1 बच गया। अब नहीं कटेगा तो ये आ गया 33 से 1/3। 33 से 1/3% का हमें लाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये साधारण परसेंट, जो साधारण ब्याज का जो परसेंट अपना ये देखिए आप। किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। ये कह रहा है किसी राशि का, कोई राशि है, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछना चाह रहा है किस राशि का, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ मिसप्रिंट है लिखने में, किसी राशि नहीं आएगा, किस राशि का। किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। तो देखो दोस्तों दर दे रखी है 15%, समय दे रखा है 8 मास, और ब्याज दे रखा है 54 रुपये, और हमें मूलधन ज्ञात करना है। इसमें जो दर है, दर तो है वार्षिक और समय दे रखा है मासिक। तो दर अगर वार्षिक है तो समय को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा, और दर अगर मासिक हुआ तो समय महीने में हो सकता है, लेकिन अभी देखो समय तो महीने में और दर है वार्षिक, तो समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा। 8 महीने जो है इसमें लगाएंगे 12 का भाग, तो ये वर्ष हो जाएगा। तो काट ली इसको, 2 से 4 से काट दो 2 बार, और 4 से काट दिया इसको 3 बार, तो समय आ गया 2/3 वर्ष। तो ये जो मासिक था ना इसको वर्ष में बदल लिया हमने। अब सूत्र लगाओ आप, सूत्र आप मूलधन के चाहो तो अलग से लगा सकते हैं, और मूलधन का अगर याद नहीं है तो ये लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। इस सूत्र से सारा काम हो जाएगा। और चाहो तो मूलधन का अलग से भी लगा सकते हैं हम। तो देखो ब्याज क्या दे रखा हमें 54, मूलधन में ज्ञात करना है। दर अपने पास है 15%, और समय अपने पास है, देखो समय है 8 मास था, उसको बदल दिया 2/3 किया हमने, तो ये हो गया 2/3 और बटे हुए 100। इसको हल करके इस x का मान निकाल लो बस। देखो काट दिया, 3 से 15 को काट दिया हमने 5 बार, ठीक है। 5 से 20 को 100 को काट दिया 20 बार, और 2 को 20 से काट दिया 10 बार, 10 को गुणा कर दिया इधर, तो x बराबर आ जाएगा 54 इंटू 10 यानी 540। तो 540 रुपये अपना आ जाएगा मूलधन, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 15 आदमी 12 दिन में 10 घंटे काम करके किसी काम को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो 15 आदमी 12 दिन में 10 घंटे काम करके किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 आदमी 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें दिन भी दे रखे हैं, घंटे भी दे रखा है हमें, ठीक है, और आदमी संख्या दे रखी 15। अब ये आदमी किसी काम कर सकते हो, इतना ही काम, उतना का उतना ही काम 20 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इसमें एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं एम डी एच और डब्ल्यू। एम मतलब हो गया मेन यानी आदमी, कितने आदमी काम कर रहे हैं। डी हो गया डे यानी इसके दिन, एच हो गया आवर घंटे, और डब्ल्यू हो गया वर्क, वे कितना काम कर रहे हैं। तो इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन को लिखेंगे ऊपर और सेकंड को हम नीचे लिखेंगे जो ज्ञात करना है हमें। तो पहले देखिए आप, मेन कितने हैं 15 आदमी, तो आदमी हो गए 15। डे कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो दिन हो गए 12। एच हो गया आवर यानी 10 घंटे, और कितना काम कर रहे हैं। अब काम नहीं दे रखा तो 1 मान लिया हमने,
यहाँ पे डेज छोड़ दो चाहो तो, इसमें दे भी नहीं रखा है। कभी कभी दे देते हैं कि एक काम और अगली बार दुगुना काम कर रहे हैं तो लिखना पड़ता है। अभी काम की कुछ बात ही नहीं हो रही थी, उसको डेज कर दिया हमने। अगली स्टेप में क्या दे रखा है ये 20 आदमी अगली बार है 20 और दिन घंटे दे रखे हमें 6 घंटे दे रखे हैं और कितने दिन में करेंगे, दिन हमें याद करना है। तो दिन को हमने मान लिया x, ठीक है। 15 आदमी 12 दिन में 10 घंटे काम करके काम पूरा करते हैं। अब उसी काम को 20 आदमी 6 घंटे रोज काम करके दिन में करेंगे, ये हमें याद करना है। अब दोनों को रखना है बराबर, सूत्र अपना MDHW, ठीक। W छोड़ रहे हैं क्योंकि W दिया हुआ नहीं है हमें, बराबर MDH और W वैसे बटे में आता है लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नहीं दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन में आदमी है 12, 15 दिन है 12, 15 इंटू 12 इंटू घंटे दे रखे हैं 10 बराबर दोबारा आदमी है 20, दिन है अपने पास x और h दिया हुआ है 6। दिन याद करने में x का मान निकालना है तो काट दो, बराबर में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम। देखो काटो, 10 से काट दिया 20 को 2 बार, 2 से 12 काट दिया 6 बार और 6 से 6 काट दिया। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 15, ये 15 बचा केवल, तो x का मान 15 आ गया। तो ये आदमी करेंगे 15 दिन में, 20 आदमी 6 घंटे रोज काम करके उस काम को 15 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन अपना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। देखो कुल 3 संख्याएं हैं, उनमें से 2 संख्या जो है ना किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है ये ज्ञात करना है हमें। देखो दोस्तों 3 संख्या है अपने पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्या हैं। उनमें से जो पहली संख्या दूसरी संख्या है ना वो तीसरी संख्या की 20% 50% अधिक है। ये पहली तो इससे 20% ज्यादा, तो ये प्लस 20% कर दिया हमने, और ये है इससे 50% ज्यादा, तो 50% ज्यादा कर दिया। तो तीसरी संख्या को मान लिया हमने 100%। मान ली तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितनी हो जाएगी, 20 ज्यादा है तो ये हो गई 120, और सेकंड 50 ज्यादा है तो ये हो गई 150। ये तीनों संख्या अपने पास आ चुकी है। अब प्रश्न कह रहा है हमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या 120 है और दूसरी 150 है, तो 120 150 का कितना परसेंट है, ये अपना प्रश्न बन गया, ठीक है। अब देखो 120 और जिसके का लगे उसको लिखना बटे में 150 और कितना परसेंट है, तो परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम, तो ये कर दिया इंटू 100, ठीक है। अब काट दो, देखो 50 से कट रहा है दोनों, पहले 0 0 काट दिया, चलो ना 0 0 काट दिया। अब 5 से काट दिया 2 बार और 5 से काट दिया 3 बार, और 3 से 120 को काट दिया हमने 40 बार, तो अपना आंसर आ गया 40%। उत्तर आ जाएगा देखो अपना 40%, और 40 को 2 से इंटू करेंगे, सॉरी 40 इंटू 2 तो क्या जाएगा इसका 80% अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। 40 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, ये आ गया 80, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें श्रृंखला का अगला पद याद करना है हमें। दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप इसमें हो रहा देखो 0 6 24 60 120 संख्या चल रही है लगातार। श्रृंखला जो होती है उसको हम देखते हैं अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें काम हो रहा है प्लस माइनस का, धीरे धीरे चल रही है मतलब, और बहुत फास्ट चल रही है तो उसको हम काम करेंगे गुणा। अभी देखो 0 से स्टार्ट हुई और 120 पर पहुंच गई, तो 0 से 120 तक 3-4 स्टेप में पहुंच रही है, तो मतलब इसमें गुणा का काम हो रहा है, या तो गुणा होगा या वर्ग घन होगा। तो अभी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 0 6 24, ठीक है 60 120, और अगला पद हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों स्टार्ट 0 से हो रही है, अगर गुणा करेंगे 0 से तो 0 किसी संख्या को 0 से इंटू करो 0 आता है, तो इस 0 से इंटू करने का मतलब निकलेगा नहीं कुछ। आप ध्यान कर देखिए 0 6 24 60 120 संख्या दिख रही है ना, ये अपनी घन संख्या के आसपास है। घन संख्या मतलब क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, ठीक है। अब इन संख्या को देखो, इन नजदीक लग रही है, 1 के नजदीक 0 है, 8 के नजदीक 6, 27 के नजदीक 64 है, सब नजदीक लगभग। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है भाई, 1 का क्यूब होता है 1 और इसमें से 1 कम कर दिया तो 0। इसी प्रकार 8 जो है ना ये है 2 का क्यूब और 2 कम कर दिया तो 6 आ गया अपने पास। 27 देखो 3 का क्यूब में से 3 कम कर दिया
तो 24 आ रहा है। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपके? उस संख्या क्यूब करके उसी को घटा रहे हैं। 4 का क्यूब करके 4 घटा दिया, 4 का क्यूब 64, 4 घटाए तो 60। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 और 5 घटाए तो 120। तो अब अगला पद क्या आएगा वो आराम से बता सकते हैं हम। अगला पद आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। 6 का क्यूब होता है 216, माइनस 6 कर दिया तो 220। अपना उत्तर आएगा 216 में 6 घटे 210, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आएगा 210, ऑप्शन सी। तो इसमें लॉजिक लग रहा है उस जिस संख्या क्यूब करे उसी को घटा रहे हैं। तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210, ये इसमें लॉजिक लग रहा है। अब चलते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें दिया हुआ हमें एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो घड़ी में टाइम दे रखा 4:30 बजे, 4:30। तो ऐसे प्रश्नों में एक घड़ी बना लो आप। ये घड़ी बनाई मैंने, ठीक है। घड़ी में टाइम जो दिया वो बजा लेते टाइम। ये घड़ी बनाई है। इस घड़ी में देखो यहाँ हो जाएगा 12, 6, 9 और ये 3। क्या टाइम हो रहा है अभी प्रश्न के अंदर? 4:30। 4:30 का मतलब हो जाएगा कि मिनट की सुई तो है 6 पर, ठीक है, और घंटे की सुई हो जाएगी 3। 4:30 बज रहे हैं ना, तो 4 और 5 के बीच हो जाएगी। ये 3 है, ये 4, 5 और ये 6, तो घंटे की सुई हो जाएगी 4 और 5 के बीच। ये हो रहा 4:30, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है हमें इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर है। जो मिनट की सुई है ना, ये दिशा दे रखी है हमें पूर्व, ये पूर्व है। पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई की दिशा में होगी। घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करनी है हमें। तो देखना आप, दिशाओं का क्रम हमेशा फिक्स होता है। जैसे बना लेते हैं एक बार हम, देखो दिशाएं जो होती है ना, इसमें क्रम होता फिक्स। जैसे पहले उत्तर है तो उत्तर के बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो उत्तर के बाद आएगा पूर्व, पूर्व के बाद आएगा हमेशा दक्षिण, और दक्षिण के बाद आ जाएगा पश्चिम। ये क्रम फिक्स होता है। तो अपने देखो ये जो घंटे की सुई, मिनट और सुई 6 पर है, अभी पूर्व की ओर है, तो पूर्व के बाद क्या आता है हमेशा? पूर्व के बाद में आ जाएगा दक्षिण, और दक्षिण के बाद आएगा पश्चिम, और पश्चिम के बाद आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अब घंटे की जो सुई है वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये किस दिशा में जाएगी? उत्तर पूर्व में। ये सुई किस दिशा में जाएगी? उत्तर और पूर्व में। तो अपना आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर आएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पूर्व से पहले क्या रहा है, तो पूर्व से पहले उत्तर है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं पूर्व से पहले क्या गया? उत्तर। अब उत्तर और पूर्व के बीच में ही सुई है, तो दोनों के बीच में मतलब ये उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है। ये इसका सी आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में दे रखा हमें सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, ठीक है। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, ये पता करना हमें। तो जैसे जैसे सोनिया चल रही है, चला था जो, मान लिया सोनिया पहले यहाँ पर है, ये पॉइंट मान लिया हमने। अब सोनिया अपने घर से चली 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व दिशा इस तरफ हो गई, और ये चलिए 4 किलोमीटर, यहाँ तक मान लिया हमने 4 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब उसका चेहरा पूर्व की ओर है, अब घुमाना है बाएं, तो बाएं ऊपर हो जाएगा उत्तर की तरफ, ठीक है। और ये चल रही है 6 किलोमीटर। तो देखना अब ये 4 है ना, तो 6 इससे थोड़ा लंबा करना हमें। ये 4 इसको थोड़ा छोटा कर लेते 4 को, और 6 इससे लंबा हो जाएगा। नापना नहीं है, लेकिन अंदाजा चित्र ऐसे बनाना है कि लगे कि वास्तव में 4 छोटा और 6 बड़ा है, ठीक है। तो ये पूर्व की ओर गया, बाएं मुड़ी मतलब उत्तर की ओर जा रही है, 6 किलोमीटर चल गई। फिर कह रहा है फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, दाएं दाएं वापस पूर्व की ओर, ये चल रही है 4 किलोमीटर, यहां पहुंच गई, ठीक है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? अब देखो उसने यहां से चलना प्रारंभ किया था, ये पहले पूर्व में गई है 4, फिर उत्तर में गई 6, फिर वापस पूर्व में गई 4, अब यहां पहुंच चुकी है। अब वो जो जहां से प्रस्थान हुई वहां से उसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है हमें इसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक ये दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, जब भी आ जाए तिरछी दूरी तो हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें बनाओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, देखना आप, इसको बढ़ा दिया आगे, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। इसमें कर्ण ज्ञात करना है और आधार और लंब पता कर लो आप। देखो ये दूरी 6 है, यहां से यहां तक, ये 6 है तो ये भी 6 हो गई, तो इसका लंब हो गया 6। ये तो 4 दे रखी है, और ऊपर 4 तो ये नीचे भी 4 हो गई, तो ये जो इसका आधार है ये तो हो गया टोटल 4 और 4 8, और ये हो गया लंब हो गया 6,
आधार 8 है, लंब 6, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 बराबर 100 हो गए। कर्ण स्क्वायर का मान 100 है, तो कर्ण का मान क्या जाएगा 10। ठीक है, कर्ण का मान 10 आ गया अपना। तो अपने इसमें देखो जो सीधी दूरी है वो आ गई अपने पास 10, ऑप्शन ए। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन अपना है, बस इसमें 20 क्वेश्चन लिए थे टेस्ट के अंदर हमने, तो अपने 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। डेली प्रैक्टिस सेट जो दे रहे हैं क्लास के अंदर वो आपको हल करना है और उसका सॉल्यूशन हमें यूट्यूब पर दिखे जाएगा आपको, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए हमसे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम क्वेश्चन करते रहेंगे। जो अपने ऑफलाइन क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जो बच्चों से प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्लास में भी करवा रहे हैं हम, साथ में यूट्यूब पर भी कर रहे हैं। तो आप हमसे अगर दूर हैं तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं आराम से। और जल्दी हम साइंस और जीके क्लासेस भी शुरू करें यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।